भारत की भाषा में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। एक इतिहास रहा है, जब भी कोई देश अपने दम पे उठने लगता है ना और अपनी इकोनॉमी, कल्चर और डिफेंस में सेल्फ रिलायंट बनने लगता है, तभी बाहर से एक पुरानी प्लेबुक निकाली जाती है दोस्तों। और ये प्लेबुक कौन सी है? रिजीम चेंज की प्लेबुक। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं कि जो बांग्लादेश में हुआ वही पैटर्न अब हिंदुस्तान में लाने की तैयारी हो रही है, जो आप लोग देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। बिना लॉजिक के अपोजिशन जो आजकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे पड़ी है, वो क्यों पड़ी है? उसके पीछे का मकसद क्या है? क्या ये इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए आप सड़कों पे आ जाएं? क्या यही टेम्पलेट जो बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने सरकार गिराई थी, अब वो इंडिया में भी लागू होने जा रही है? आपको पता है ये टेम्पलेट कहां कहां लागू हुई है? लीबिया में, सीरिया में, लंका में, यूक्रेन में 2014 के पहले, इराक में, ये सब लागू हुई है। दो रीजन है, एक केवल रिजीम चेंज करना, लेकिन उसके रीजन दो हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल और दूसरा रीजन है डॉलर हेजमोनी को कायम रखना। इसीलिए मोदी टारगेट पे हैं। उनकी पॉलिसीज ग्लोबल पावर्स के लिए आज खतरा बन गई है दोस्तों। अगले 3-6 महीने इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों कि किसी तरीके से जनता सड़क पे आए और वो माहौल बने जो कि बांग्लादेश में है। आज हमको अपना आंख कान खोल के रखना है और ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। जब आज अपोजिशन पार्टीज के पास और कोई रास्ता नहीं है, वो ये जानते हैं कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन अगर हो गया तो उनको उतनी सीट भी नहीं मिलेंगी जितनी आज मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वो सड़क पे हैं। क्यों? खुद नहीं है, उनको सड़क पे लाया जा रहा है दोस्तों। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, अरब स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे और मोदी टारगेट पे क्यों है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। अब शुरू करते हैं बांग्लादेश पैटर्न की। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट की प्रोटेस्ट थी, वो एक अचानक जो माहौल है वो गमराया गया था। इलेक्शन के पहले क्या कहा गया था कि इलेक्शन प्रोसेस पे भरोसा नहीं है। शेख हसीना को हटाने के लिए यूथ को सड़क पे लाया गया था। डेमोक्रेसी के नाम पे एजिटेशन हुआ और आज वहां पे टोटल मैस है दोस्तों। एनआरकी हो रखी है बांग्लादेश में और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट या सो कॉल्ड गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कराना ही नहीं चाहती है। अभी कहती है फरवरी में कराएंगे, हो सकता है फरवरी के महीने में कुछ और बोल दे। उनका मन नहीं है कराने का, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो कराएंगे तो वो हारेंगे। अब इंडिया में भी अचानक इलेक्शन कमीशन के डिसीजन पे सवाल उठ रहे हैं, खासकर फेक वोटर्स को हटाने की बात को लेके। ये बात कहां से शुरू हुई? वेस्ट बंगाल से, असम से, बिहार से, क्योंकि वहां पे हैं बहुत वोटर्स। और दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं जल्दी में, क्योंकि ये पूरी हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम तो है और इलेक्शन कमीशन को ये चीज देखनी पड़ेगी। मैं दूसरों की बात क्या करूं, मैं जब अपनी बात सोचता हूं तो मैं 1-2 दिन पहले कैलकुलेट कर रहा था कि मेरे भी कम से कम 5 वोटर आईडी कार्ड बने हैं। अब मुझे ये उस समय पता नहीं था 30 साल पहले कि अगर मैं नेक्स्ट बना रहा हूं तो मेरा पहले वाला अपने आप खत्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो कोई एप्लीकेशन दी नहीं और ना ही मुझे पता था, ना ही मुझसे बोला गया। जब 30 साल का आदमी एक ये अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाता है तो सबसे पहले पूछा जाना चाहिए कि इससे पहले वोट दिया है कि नहीं दिया है, और अगर नहीं दिया है तो पहले एप्लीकेशन दीजिए और उसको हटाइए, उसके बाद आपका नया बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज अगर मैं ढूंढूं तो मेरे भी 5 मिलेंगे। लेकिन ये बात इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन साहब वोट तो आदमी एक ही जगह देगा ना। मेरे 5 बने हैं ठीक है, लेकिन वोट तो मैं एक ही जगह दे रहा हूं ना, मैं 5 जगह जाके वोट तो नहीं दे रहा हूं। इसी तरीके से जो राहुल गांधी साहब ने जो मुद्दा उठाया है, मुद्दा सही है, मुद्दे में गलत नहीं है, लेकिन क्या एक आदमी 2 जगह वोट दे रहा है या 3 जगह दे रहा है? हाँ, 15-20-100 केस ऐसे मिल सकते हैं जरूर, लेकिन 10-15 केसों से रिजल्ट चेंज नहीं होते हैं दोस्तों। और जो मैं दोबारा पे आता हूं, जो इलेक्शन कमीशन पे आज एकदम सडनली अपोजिशन उठ गया है, ये कोई नई कहानी नहीं है।
सद्दाम हुसैन इराक में, गद्दाफी लीबिया में, बशर अल असद सीरिया में जिसको अमेरिका का सपोर्ट था, हुस्न मुबारक इजिप्ट में, राजकप्पा श्रीलंका में, इमरान खान पाकिस्तान में, शेख हसीना बांग्लादेश में, सबके खिलाफ पहले पब्लिक एंगर बिल्ड किया गया, उसके बाद रिजीम बदली गई और सबका कॉमन फैक्टर एक था, इन सभी ने किसी ना किसी रूप में यूएस डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज किया था, जो आज इंडिया कर रहा है। और ये सबने किया था, ऊपर जितने के मैंने नाम लिए हैं अभी। तो ये हाल हुआ है डॉलर हेजमनी को चुनौती देने वालों का। ईरान में क्या हुआ था, ऑयल बेच के डॉलर के बाहर ट्रेड की बात हुई थी, नतीजा 2003 में इन्वेजन हुआ। लीबिया में गद्दाफी ने गोल्ड बैग दिनार का प्लान बनाया था, नतीजा 2011 में नोटों की बॉम्बिंग हुई। रशिया, चाइना, इंडिया ने भी अब डॉलर को बाईपास करने का जो एक प्लान बनाया है, इसी के लिए आज प्रेशर है रशिया और चाइना के ऊपर। यूएसए उस तरीके का प्रेशर नहीं डाल पाता जैसे इंडिया के पास डाल पाता है। क्यों? क्योंकि रशिया एक डिफेंस में सुपर पावर है और चाइना के पास कुछ माल है जो कि अमेरिका को चाहिए, जो चिप्स में लगता है, एनवीडिया लेता है, रेयर अर्थ मिनरल है चाइना के पास। अगर उसने मना कर दिया प्रोसेस करने के लिए तो बर्बाद हो जाएगा अमेरिका। लेकिन शायद इंडिया के पास आज की डेट में ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिए जितना प्रेशर है सब इंडिया के ऊपर है। और ये इनडायरेक्ट वे में रशिया और चाइना को बता रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम आपके साथ भी करेंगे। दोस्तों, आपको एक बात पता है, मॉर्गन स्टैंडले के मुताबिक 2013 में इंडिया फ्रेजाइल 5 इकोनॉमिक्स में आता था, आज दुनिया टॉप 5 में इकोनॉमिक्स में आता है। ये वेस्ट के लिए बहुत चिंता का कारण है और चिंता के कारण यही है कि इंडिया भी डॉलर को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन पे ये अटैक हो रहे हैं। फेक वोटर्स हटाना, वोटर लिस्ट साफ करना। देखिए, देखा जाए तो ये सब तो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए और शायद ये गलती है, लेकिन इसमें बीजेपी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अगर बीजेपी ये काम करती तो अपोजिशन बोलता तुम्हारा क्या मतलब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो इंडिपेंडेंट है, उनको करना चाहिए। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से गवर्नमेंट पे भी आती है और ये बात मैं मानता हूं कि ये जो डबल ट्रिपल एक एड्रेस पे 100 लोग आ जाना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको एक और देखिए, करना तो इसमें बहुत आसान है, आजकल तो एआई है साहब। अगर मेरे 5 वोटर आईडी बने हैं तो आप देखिए, मेरा नाम, फादर का नाम अगर मिल रहा है, दोनों चीज मिल रही है तो आप फोटो मिलाइए, अगर मिल रही है तो बाकी 4 कैंसिल कीजिए, जो लास्ट वाला है उसको रखिए। ठीक है, एड्रेस इज नॉट एन इश्यू, क्योंकि एड्रेस तो बिल्कुल चेंज होते रहते हैं। बाप का नाम थोड़ा ना चेंज होगा, खुद का नाम थोड़ा ना चेंज होगा, डेट ऑफ बर्थ थोड़ा ना चेंज होगी, आप ऐसे कीजिए ना। लेकिन अब ये है ना कि बनारस में एड्रेस पे 70 वोटर्स दिखा के अपना फेक बना दिया गया। एनीवेज, ये सब अलग अलग, क्योंकि वो 70 वोटर जो अलग से दिखाया था वो एक मठ था, उसमें सब एक दूसरे के भाई बोलते हैं, इसलिए उन्होंने वो एड्रेस दिया था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जेन्युइन प्रॉब्लम तो है। और आप देखिए, मैंने कहा था ना, अरब स्प्रिंग में ट्यूनीशिया से लेके इजिप्ट, लीबिया, सीरिया तक सोशल मीडिया और प्रोटेस्ट का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट्स गिराई गई। क्या है की स्टेप्स, क्या है कि पहले क्रेडिबिलिटी तोड़ो, जो आज मोदी जी के पीछे पड़े, क्रेडिबिलिटी तोड़ो, फिर कैओस क्रिएट करो और उसके बाद अपना जो पपेट लीडर है उसको बैठाओ, क्योंकि वो बैठेगा तो वो ही करेगा जो आप बोलेंगे। मोदी जी वो नहीं कर रहे। आपको ऐसा लीडर चाहिए जो कि आपकी बातों में आए और जैसे आप कहें वैसा करे। आप जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी स्पीड कम कीजिए, जो डिफेंस प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में उसकी स्पीड कम कीजिए, जो चीज 2 साल में हो रही है वो 20 साल में कीजिए, जिससे कि आप और इक्विपमेंट ले सकें, जिससे कि आप पाकिस्तान को कहते हैं थार भी दे रहे हैं वो। अगर थार उन्होंने पाकिस्तान को दिया तो इंडिया के पास S-400 तो है, लेकिन अगर दूसरी रिजीम होती तो वो थार दोनों को देता, इंडिया को भी देता, पाकिस्तान को भी देता और आपस में कहता लड़ो और हमसे परचेज करो। लेकिन जब इंडिया सेल्फ रिलायंट होने वाला है तो प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। और इसमें भी जैसे इंडिया में भी, वहां पे बांग्लादेश में क्या हुआ था, मुस्लिम ब्रदरहुड के लिंक्ड जो है वो ग्रुप्स बनाए गए थे। इंडिया में भी इसी तरीके से नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस है, कास्ट वायलेंस है और यहाँ पे आपका रफेल है,
कोविड में ये जो उसमें माल फंक्शनिंग हुई है, कई नैरेटिव्स चलाए गए मोदी जी के अगेंस्ट में। आप कहां से शुरू करेंगे? चाहे आपका ये फार्मर्स एजुटेशन हो, सीए हो, एनआरसी हो, सब में खड़े हो जाते हैं लोगों को लेके। लेकिन हमको ये जानना है कि मोदी टारगेट है क्यों? क्या रीजन है ऐसा? मोदी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यूएस के लिए मार्केट नहीं खोल रहा है, सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, कल्चरल आइडेंटिटी है इंडिया को, और सबसे बड़ा ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथ कर रहा है इंडिया आजकल। और आप भी जानते हैं कि अगर ये मोमेंटम चलता रहा तो इंडिया 2035 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको बर्दाश्त नहीं है। आप 3-4 के बीच में खेलते रहिए, उनको कोई इशू नहीं है सालों साल। लेकिन आपने अगर इससे बढ़ने की कोशिश की तो सब आ जाएंगे इकट्ठे होके, और वो आपके अंदर से ही गद्दार निकालेंगे जो कि निकल रहा है। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि अगले 3 से 6 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और ये सब सिनेरियो होगा। नवंबर तक ये पूरा नैरेटिव जो है ना ये बिल्ड होगा। बिहार में इलेक्शंस है, फिर नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट होगी, पहले बिहार में होगी, फेक वीडियोस चलेंगे, एआई जनरेटेड चलेंगे, स्टेटमेंट्स आएंगे, कम्युनल एंगल होगा, सब खेला जाएगा दोस्तों। और अगर बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, जैसे आसिम मुनीर ने अभी बोला 2 फ्रंट वॉर की धमकी दी थी, तो अगर कुछ नुकसान होता है तो ब्लेम डायरेक्ट मोदी जी के ऊपर आएगा। भाई कोई भी वार होती है तो आपका कुछ नुकसान तो होता ही है ना यार। अगर पूरा नुकसान 100% है तो उसमें 20% तो आपका होगा और 80% आपके एडवर्सरीज का होगा। लेकिन वही 20% को लेके खड़े हो गए, 1 राफेल गिरा, 2 राफेल गिरा, पूरा वॉर जो ऑपरेशन सिंदूर है वो इसी पे खत्म हो गया कि कितने प्लेन गिरे इंडिया के, कितने फाइटर जेट गिरे इंडिया के। आप समझ रहे हैं? तो ये दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया, और ये इंडिया को जानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नया रिजीम चेंज का गेम चल रहा है जो कि हर हिंदुस्तानी को समझना चाहिए था। अगर हम अनअवेयर रहे या विदेशी ताकतों के साथ रहे या उन लोगों के साथ रहे जिनका कनेक्शन है विदेशी ताकतों से, और मैं नाम खोल के भी ले सकता हूं यूएसए और यूरोप, अगर उनका साथ दे रहे हैं आप, तो बांग्लादेश रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमारे मोदी साहब का क्या है, वो अपना झोला लेंगे चले जाएंगे, उनका कोई आगे पीछे तो है नहीं। वो तो आपके और हमारे लिए बन रहे हैं। सुबह से शाम में गालियां खा रहा है बंदा, काम में लगा हुआ है, कर्मठ है, देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। 10 साल पहले जो फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में था वो टॉप 5 इकोनॉमी में कैसे आ गया? ये आपको सोचना है कि अगर मोदी जी चले जाते हैं, उन्होंने कहा भैया बहुत हो गया, हम झोला उठाए हम चले गए, तो क्या होगा? देश किन हाथों में चला जाएगा? उसका फ्यूचर क्या होगा? आपका और हमारा फ्यूचर क्या होगा? ब्रिक्स की करेंसी कभी नहीं आएगी, और डॉलर से जो आपको प्यार है वो कभी भी कम नहीं होगा दोस्तों। तो आज हमको मिलकर ये बात करना है कि इंडिया को स्ट्रांग बनाना है, यूनाइटेड बनाना है, और जो इंडिया के लिए बेस्ट है वो करना है। और आज के दिन मोदी जी से अच्छा मुझे कोई दिखाई देता नहीं है अल्टरनेटिव। जिस दिन राहुल गांधी उस लेवल पे आएंगे, देश की बात करेंगे, देश की समृद्धि की बात करेंगे, ये बेवकूफी का टॉपिक्स लेके नहीं बैठेंगे, कुछ कॉन्क्रीट बात करेंगे, टेक्निकल बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, उस दिन हम कहेंगे हाँ आप लेवल प्लेइंग फील्ड में आ गए हैं। अब पब्लिक डिसाइड करेगी कि हमारे लिए मोदी जी अच्छे हैं या राहुल गांधी अच्छे हैं। दोस्तों आज के दिन में तो कंपैरिजन है नहीं, और कई चीज ऐसी होती हैं जिनका कंपैरिजन करना ही गलत होता है, वो हम कर भी नहीं सकते हैं। आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा दोस्तों, और अपनी एक राय में ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या अगला बांग्लादेश बनने वाला है हिंदुस्तान? क्या डी-डॉलराइजेशन इतनी बड़ी चीज है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को आपकी आंखों के सामने हटा दिया जाए और कोई दूसरा ले आया जाए, और जान का भी खतरा है मोदी जी को, जो मोदी जी ने बोल दिया? आप बताइएगा दोस्तों कि आपकी क्या राय है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।